दोस्तों अर्थ का एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से पहले पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी और आफ्टर एवोल्यूशन वो एक ऐसा प्लेनेट बन गई जहां पर जीवन संभव हो सका। और आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसको यहां तक आने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सो दोस्तों उसकी इसी जर्नी को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। दोस्तों हमारे पृथ्वी के बनने की शुरुआत 4.54 बिलियन वर्ष पहले शुरू हो गई थी। बेसिकली हमारा जो सन है जब उसका निर्माण हो चुका था या फिर हो रहा था उस टाइम पर जो धूल या फिर कण बच गए थे उसी से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके अलावा दोस्तों गैसों ने एक ऐसी डिस्क का आकार ले लिया जिसने काफ़ी सारे कणों को आपस में एक साथ कोलैब करने के लिए मजबूर कर दिया और धीरे धीरे ये जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई और इस कारण से ग्रेविटी ने अपना वहां पर असर दिखाया और जितने भी वहां पर धूल के कण और पत्थर कंकड़ थे वो एक दूसरे से कोलैब होने लगे और धीरे धीरे एक प्लेनेट का शेप लेने लगे और इस तरीके से हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन चालू होता है और हमारी पृथ्वी थोड़ा बहुत प्लेनेट का शेप लेती है। नंबर 2, द मून्स फॉर्मेशन। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे चांद का निर्माण 4.5 बिलियन वर्ष पहले कैसे हुआ था? तो बेसिकली इसका निर्माण ऐसा कह सकते हो कि हमारी पृथ्वी से ही हुआ था, क्योंकि एक मार्स के साइज का प्लेनेट जिसका नाम थिया था जब वो पृथ्वी से कोलैब किया था तो उस कोलैबोरेशन के चलते ही हमारे मून का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारा जो चांद है वो कुछ हद तक पृथ्वी से ही मेल खाता है क्योंकि वह पृथ्वी से ही बना है। इसके अलावा जो प्लेनेट हमारी पृथ्वी से कोलैब हुआ था जिसका नाम थिया था उसके बहुत से पत्थर और अवशेष हमारे पृथ्वी के अंदर दिखाई देते हैं और मिलते हैं, जिनको अभी हाल ही में साइंटिस्टों ने खोजा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट क्रस्ट। दोस्तों हमारी पृथ्वी की जो पहली परत थी उसका निर्माण तब हुआ था जब हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। पृथ्वी के ठंडे होने के कारण उसमें एक फर्स्ट क्रस्ट का क्रिएशन हुआ और ये जो क्रस्ट थी ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। यही वो नींव थी जिसके कारण आगे चलकर हमारे पृथ्वी में ज़्यादा एवोल्यूशन हुए और फिर बाद में यहाँ पर जीवन जीने लायक एक प्लेनेट बन पाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। नंबर 4, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। दोस्तों ये ऐसा टाइम था हमारे सोलर सिस्टम का जहां चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मची रहती थी, क्योंकि यहां पर हर एक चीज़ एक दूसरे से कोलैब कर रही थी और एक दूसरे से टकरा रही थी, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहां पर एस्टेरॉयड और मीटेरॉइड्स का क्रिएशन हो जाता था। और आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एस्टेरॉयड और कॉमेट्स गिरते रहते थे और इनकी संख्या ऐसी भी थी कि आप कह सकते हो कि पृथ्वी पर इन्हीं की बारिश हुआ करती थी। लेकिन ये जो बारिश थी ये पानी की ना होकर एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की हुआ करती थी। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि यही एस्टेरॉयड्स थे जो हमारी पृथ्वी पर वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेके आ रहे थे, जिनके कारण आगे चलकर हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये जो लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नंबर 5, ओराइजन ऑफ द लाइफ। दोस्तों हमारे पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत हमारे बिग ओशंस में शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत 3.8 बिलियन वर्ष पहले शुरू हो गई थी। और ये जो लाइफ का फॉर्मेशन था वो बैक्टीरिया के रूप में था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जैसे बैक्टीरिया के रूप में हुई थी। और ये बायोलॉजिकल फर्स्ट एवोल्यूशन था हमारे अर्थ पर, जिसको आप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हो क्योंकि यही शुरुआत थी हमारे पृथ्वी पर जीवन की। और इसके बाद आगे एवोल्यूशन के कारण हमारे पृथ्वी पर हम आते हैं। आने से पहले भी बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट करती थी पृथ्वी पर और अभी भी करती है वैसे। नंबर 6, ऑक्सीजनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बढ़ने का जो कार्यक्रम है वो हमारे इन्हीं बैक्टीरियाज के कारण शुरू हुआ था। बेसिकली ये जो बैक्टीरियाज थे ये लाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस किया करते थे, जिसके कारण से हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनने लगा और इस ऑक्सीजन ने हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया और जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते थे उनको अलाउ किया कि वो आकर पृथ्वी पर एवोल्यूशन कर सके। दोस्तों एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसे जीव या फिर ऐसे बैक्टीरियाज जो ऑक्सीजन का यूज़ करके ही जिंदा रहते हैं या फिर अलाइव रहते हैं। बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा दोस्तों यही बैक्टीरियाज थे जिन्होंने हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ाया था और उसको इस काबिल बनाया कि पृथ्वी पर एवोल्यूशन हो सके। नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट। दोस्तों हमारे पृथ्वी पर जो सुपर कॉन्टिनेंट की शुरुआत
शुरुआत है वो 1.3 बिलियन वर्ष पहले शुरू हो गई थी, जिसमें काफ़ी छोटे बड़े कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कोलैब कर सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं, जिसमें पेंजिया और रेनोडिया जैसे सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 8 कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। दोस्तों ये ऐसा पीरियड था जहां पर हमारे पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा लाइफ फॉर्मेशंस को देखने को मिला था, और ये ऐसा रिकॉर्डेड फॉर्मेशंस थे जहां पर काफ़ी सारी लाइफ आपको एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती है। पीरियड था ये 550 मिलियन वर्ष पहले था, और यहाँ पर डायनासोर्स का अभी एवोल्यूशन हुआ नहीं था, लेकिन होने वाला था, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। नंबर 9 एज ऑफ डायनासोर्स। दोस्तों हमारे पृथ्वी पर जो डायनासोर का पीरियड चला था वो बेसिकली 252 मिलियन वर्ष से 66 मिलियन वर्ष तक चला था, जो कि काफी लंबा टाइम था। और आप ये कह सकते हो कि डायनासोर्स ने काफी लंबे समय तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन उनके पास शरीर काफी बड़ा था, लेकिन उनके पास ज्यादा दिमाग नहीं था। दोस्तों अगर मैं कहूँ पृथ्वी पर जितना टाइम डायनासोर ने बिताया है, अगर उतना ही टाइम हम ह्यूमंस पृथ्वी पर बिताते हैं तो हम पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम पर राज करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि डायनासोर्स के पास शरीर तो काफी बड़ा था, लेकिन उनके पास जो ब्रेन था वो उतना ज्यादा एक्टिव मुझे नहीं लगता कि होगा। नंबर 10 ह्यूमन एवोल्यूशन। दोस्तों पृथ्वी पर ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत 6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हो गई थी। दोस्तों हम होमो सेपियंस की जो एवोल्यूशन की शुरुआत है वो 3 लाख वर्ष पहले शुरू हो गई थी। दोस्तों जो होमो सेपियंस थे वो अन्य किसी भी स्पीसीज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, और इनकी एवोल्यूशन की कहानी 3 लाख वर्ष पहले ही पृथ्वी पर शुरू हुई। और इन 3 लाख वर्षों में आप देख सकते हो कि ह्यूमंस ने जिस तरीके से एवोल्यूशन किया है या फिर उनमें जिस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि प्लूटो प्लैनेट, बेसिकली उसे प्लैनेट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन हाँ पहले उसको प्लैनेट माना जाता था। और प्लूटो पर भी बर्फीले ज्वालामुखी पाए जाते थे, और उनमें से लावा नहीं निकलता था, बल्कि उनकी जगह पर अमोनिया और मीथेन जैसी एवेपोरेबल गैसें निकलती थी, या आप बोल सकते हो कि कीचड़ वाला पानी निकलता था, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानों का निर्माण होता था। तो बेसिकली आज हम जानने वाले हैं कि आखिर जो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी होता है वो बनाया कैसे जाता है और वो फटता कैसे है। तो बिना किसी के साथ रेस लगाए चलिए शुरू करते हैं इस ऑसम और अमेजिंग वीडियो को। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not. दोस्तों ये जानने से पहले कि वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी बनता कैसे है या वो फटता कैसे है, हमें ये जानना होगा कि जो पृथ्वी के अंदर मेंटल लेयर होती है उसके अंदर होता क्या है। तो बेसिकली आपको ये तो पता ही होगा कि पृथ्वी के खुद का एक क्रस्ट भी होती है, और उसके बाद उसके कोर भी होते हैं, और बहुत सारी लेयर होती हैं। तो उसी में से एक लेयर है मेंटल लेयर, और इस मेंटल लेयर के अंदर होता है मैग्मा। और बेसिकली गाइस मैग्मा से पहले आप ये जान लेना कि ये जो मेंटल लेयर है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, और इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप सोच सकते हो कि ये वाली जो लेयर है ये कितनी ज़्यादा गर्म होगी। दोस्तों मैग्मा को आप ऐसा समझ सकते हो कि जब भी हम किसी सॉलिड चीज को लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि किसी सॉलिड चीज को गर्म कर जब हम लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं तो उसको मैग्मा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि जब हम लोहे को गर्म करके और उसको बहुत ज़्यादा लाल करके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पानी के जैसा बना देते हैं तो उसको मैग्मा कहा जाता है। और दोस्तों अर्थ के मेंटल लेयर में पाए जाने वाला मैग्मा पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर एक सॉलिड चीज से मिलकर बनता है, चाहे वो पत्थर हो, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारे भी जितने खनिज पदार्थ होते हैं। लेकिन अगर वो सॉलिड मात्रा मतलब सॉलिड स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं तो वो मेंटल लेयर में ज़रूर होते हैं, वो भी मैग्मा के फॉर्म में। और गाइस आपको ये तो पता ही होगा कि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि वो वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रह सके। दोस्तों अर्थ के मेंटल लेयर में पाए जाने वाला मैग्मा जब पृथ्वी के क्रस्ट से बाहर निकलता है तो उसके बाहर निकलने की प्रोसेस या फिर क्रिया को ही हम ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो कहते हैं। बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन इसके अलावा क्या आपको पता है कि जब ये मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट से बाहर निकलकर ठंडा पड़ जाता है तो हम इसको लावा कहते हैं, और अगर ये मैग्मा पानी में गिर जाए तो हम इसको टफ कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में कि दोनों के लिए अलग अलग नाम दिए गए। दोस्तों अगर मैग्मा ज्वालामुखी से धीरे धीरे निकलता है और एक के बाद एक उसके ऊपर लेयर या फिर परत बनाते जाता है तो उस तरीके के ज्वालामुखी के या फिर उस लेयर को हम ट्रैप बोलते हैं। बेसिकली ये जो ट्रैप ज्वालामुखी हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं और हमारे दक्षिण भारत में ऐसे ही ट्रैप ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण बेनिफिट ये मिलता है दक्षिण भारत को कि वहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इवन हमें तो लगता है कि वहाँ पर भूकंप आते ही नहीं है। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वहाँ पर
ट्रैप ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये मैग्मा ज्वालामुखी से एकदम तेजी से निकलता है तो फिर वो चारों तरफ फैल जाता है और जो लावा की चेन होती है वो टूट जाती है। कहने का मतलब है कि जो मैग्मा होगा वो ज्वालामुखी के चारों तरफ बहुत तेजी से फैल जाएगा और आधे आधे भाग में टूट के फैलेगा, जिससे उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब जो मैग्मा है वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर भी जाके गिर सकता है। इससे आप सोच सकते हो कि जो एक्टिव ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो होते हैं वो कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और एक बार इंडोनेशिया का ज्वालामुखी इतना तेज़ी से फटा था कि उसका जो मैग्मा है वो 90,000 फीट ऊंचाई तक चला गया और उसको हम स्पेस से भी देख सकते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप सोच सकते हो कि ये कितनी तेज़ी से भी विस्फोट कर सकते हैं ये एक्टिव वोल्केनो। सो दोस्तों, वोल्केनो के इस तरीके से फटने के कारण आप देखते होगे कि जितने भी एरोप्लेन होते हैं वो कभी भी एक्टिव वोल्केनो के ऊपर से नहीं गुजरते, क्योंकि अगर एक्टिव वोल्केनो उसी टाइम पर फट गया तो फिर बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है एरोप्लेन पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और ना ही गुजरना चाहिए, उसको क्रॉस करके ही निकलना चाहिए। जब दोस्तों ज्वालामुखी या फिर एक्टिव वोल्केनो में से मैग्मा निकलता है तो उसके साथ कुछ वाष्पीय गैसें भी निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। और दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और हानिकारक होती है। और दोस्तों हमारे लिए ये जो वोल्केनो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर वोल्केनो नहीं फटेगा तो फिर शायद हमारे लिए इतनी सारी चट्टानें देखने को नहीं मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नीचे ही रह जाते हैं अर्थ के, लेकिन अगर जब वो ऊपर आते हैं तब हम उसको अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट भी है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, खाली वो अंडमान निकोबार आइलैंड पर ही पाए जाते हैं कुछ एक्टिव वोल्केनो हैं हिमालय यानी कि हिमालयास के बारे में। और जानेंगे कि आखिर इनका निर्माण कैसे हुआ और इनके फाउंडेशन यानी कि नींव कैसे रखी गई, और जानेंगे माउंट एवरेस्ट से जुड़े कुछ रोमांचक बातों को। सो बिना किसी का इंतजार किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये जानने से पहले कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हमें ये जानना होगा कि आखिर हमारे अर्थ के ये जो 7 सुपर कॉन्टिनेंट है वो कैसे बने। तो बेसिकली 20 करोड़ साल पहले हमारे अर्थ के पास एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया था, और इस पेंजिया कॉन्टिनेंट के चारों ओर एक बहुत सुपर ओशन हुआ करता था जिसका नाम पैंथालासा था। और दोस्तों आज के हमारे ये जो 7 सुपर कॉन्टिनेंट हैं वो इसी पेंजिया कॉन्टिनेंट से टूटकर बने थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम बात है। दोस्तों जब सबसे पहले पेंजिया महाद्वीप टूटा तो वो 2 भागों में टूटा था, जिसमें ऊपर वाले भाग को लरेसिया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और इन दोनों के बीच में एक नए सागर का जन्म हुआ जिसका नाम तैथिस सागर था। और ऐसा माना जाता है कि तैथिस सागर काफ़ी ज़्यादा गहरा हुआ करता था, लेकिन आज उसी तैथिस सागर की जगह पर हमारा हिमालय खड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात है दोस्तों। क्योंकि हमारा इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के कारण हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड से टूटकर धीरे धीरे लरेसिया की ओर जाने लगा। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि दोस्तों इस प्रोसेस को होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लगभग 15 करोड़ साल लगे थे इंडिया को गोंडवाना लैंड से लरेसिया तक जाने के लिए। दोस्तों जब हमारा इंडिया खिसक खिसक कर यूरोप वाले प्लेट से टकराया, यूरोप वाले प्लेट का मतलब है तिब्बत यानी कि चाइना वाले एरिया से जाके टकराया, तो टकराने के बाद वो रुका नहीं बल्कि उसको और ऊपर की ओर उठाने लगा। और क्योंकि ऊपर की ओर उठाते उठाते हाइट पे जब उसने उसको उठाया तो बड़े बड़े माउंटेन और पर्वतों का निर्माण हो गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इंडिया का प्लेट है और इसने उसको ढकेल ढकेल कर ऊपर उठा दिया है, जिससे कई सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है। और तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब इंडियन प्लेट्स ने उसको ढकेला तो विशाल पर्वतों का निर्माण हो गया। दोस्तों हम ये जानते हैं कि जब हम हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी होती है, और जब हम 165 मीटर की हाइट पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, और अगर हम लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। तो आप सोच के देख सकते हो कि हमारा हिमालय 9000 मीटर ऊंचा है, तो आप वहाँ के टेम्परेचर का इमेजिन कर सकते हो, जो कि मोटा मोटा देखा जाए तो 45 डिग्री सेल्सियस वैसे ही कम हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम और इनक्रेडिबल होगा वहाँ का मंजर। दोस्तों हिमालय का स्टडी करने के लिए हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको आप देख सकते हो, और ये चारों ही भाग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, जिसको हम किसी और वीडियो में बताने वाले हैं।
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा हिस्सा है जो 8,848 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जो कि काफी ज्यादा ऑसम और इनक्रेडिबल है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे थे, जो कि काफी ज्यादा ऑसम है और उन्होंने ये कारनामा 1953 में दर्ज किया था, जो कि काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो फैक्ट बताने में तो उसको भी माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी नया ही सीख रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और होप करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.